चलिए दोस्तों, आज शुरू करते हैं चैम्बर ऑफ सीक्रेट्स के चैप्टर 6 लड़ाकू पेड़ द विंपिंग विलो से। दोस्तों, जब रॉन और हैरी लड़ाकू पेड़ से लड़कर नीचे गिरते हैं और हॉगवर्ट्स की मेन गेट तक पहुंचते हैं, तो उन लोगों की मुलाकात किससे होती है जानते हैं? क्या रॉन और हैरी स्कूल से निकाल दिए जाते हैं? और भी बहुत सारे सवालों के जवाब जानने के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहिए। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। रॉन हाफते हुए विंडस्क्रीन से बाहर देखने लगा। हैरी ने मुड़कर समय रहते देख लिया कि अजगर जितनी मोटी एक शाखा अंदर घुसने वाली है। जिस पेड़ से वे टकराए थे वो उन दोनों पर हमला कर रहा था। उसका तनाव अब झुक गया था और उसकी कांटदार शाखाएं जहां तक पहुंच सकती थी वहां तक पहुंचकर हर तरफ से कार पर प्रहार कर रही थी। ओ आउच! रॉन बोला जब दूसरी मुड़ी हुई शाखा ने उसकी तरफ दरवाजे को चिपका दिया। विंडस्क्रीन अब कांटदार टहनियों के प्रहार की वजह से थरथरा रही थी। उससे सांड जैसी शाखा छत पर बुरी तरह प्रहार किए जा रहा था और ऐसा लग रहा था कि छत टूटने ही वाली थी। बचकर भागो! रॉन चिल्लाया और उसने पूरी ताकत से दरवाजा को धकेला, परंतु अगले ही पल वो हैरी के गोद में आकर गिरा, क्योंकि ऊपर से आने वाली शाखा ने उसे जोरदार झटका दिया। हमारा काम तमाम हो गया, वो दर्द से कहराया। छत घसने लगी थी, परंतु अचानक कार थरथराने लगी। इंजन दोबारा चालू हो गया। पलटो! हैरी चीखा और कार तेजी से पीछे की तरफ चल दी। पेड़ अब भी उन पर हमला करने की कोशिश कर रहा था। उन्हें उसकी जरा से चटकने की आवाज आ रही थी, जैसे वो खुद को उखाड़ रहा हो। जब वे उसकी पहुंच से बाहर निकल रहे थे तब भी वो उन पर प्रहार करने की पूरी कोशिश कर रहा था। रॉन हाफते हुए बोला, बहुत करीबी मामला था। शाबाश कार! बहरहाल कार की बर्दाश्त करने की सीमा खत्म हो गई थी। तो जबरदस्त झटकों के साथ दरवाजे खुल गए और हैरी ने महसूस किया कि उसकी सीट के किनारे भी बाहर की तरफ खुल गए थे। अगले ही पल वो गीली जमीन पर पड़ा हुआ था। गिरने की जोरदार आवाजों ने उसे बताया कि कार डिक्की से उनका सामान निकालकर बाहर फेंक रही थी। हेडविग का पिंजरा हवा में उड़ता हुआ आया और खुल गया। गुस्से बड़ी जोरदार चीख से साथ वो उसमें से बाहर निकली और पीछे मुड़कर देखे बिना महल की तरफ तेजी से उड़ गई। फिर पिचकी हुई खज्जारों बड़ी और धुआं उड़ाती कार अंधेरे में घरघराते लगी। उसके पिछली बत्तियां गुस्से से चमक रही थी। वापस आओ! रॉन पीछे से अपनी टूटी छड़ी लहराते हुए चिल्लाया। डैडी मुझे मार डालेंगे! परंतु कार आखिरी बार धुआं उड़ाते हुए और आवाज करते हुए उनकी नजरों से गुम हो गई। तुमने देखा हमारी किस्मत कितनी खराब थी, रॉन ने दुखी आवाज में कहा और झुककर अपने चूहे स्कॉबर्स को उठाया। हम किसी भी पेड़ से टकरा सकते थे, परंतु हमें उसी पेड़ से टकराना था जो पलटकर हम पर हमला करे। उसने मुड़कर उस लड़ाकू पेड़ को देखा जो अब भी खतरनाक तरीके से अपनी शाखाएं हिला रही थी। चलो छोड़ो, हैरी ने थके स्वर से कहा। बेहतर होगा हम स्कूल की तरफ चले। ये उस तरह का भव्य आगमन नहीं था जिसकी उन्होंने कल्पना की थी। उनके शरीर उखड़े हुए थे, ठंडे और चोटग्रस्त थे। उन्होंने अपने अपने संदूक का सिरा पकड़ा और उन्हें घिसटते हुए घास पड़ी चराई पर चलने लगे। वे बैलून की लकड़ी के बड़े दरवाजे की ओर बढ़ रहे थे। मुझे लगता है दावत शुरू हो चुकी है, रॉन बोला। उसने अपना संदूक अगली सीढ़ी के सहारे पर छोड़ दिया।
उसने चमकदार रोशनी से भरी एक खिड़की देखी जिसमें से भीतर झांकने के लिए वो चुपचाप उसके पास पहुंचा। अरे हेरी, यहाँ आकर देखो, चुनने की रस हो रही है। हेरी तुरंत वहां पहुंच गया। फिर वो और रॉन दोनों ही बड़े हॉल में चौंकने लगे। 4 लंबी भीड़ भरी टेबलों के ऊपर असंख्य मोमबत्तियां बीच हवा में मंडरा रही थी, जिनसे सुनहरी प्लेट और प्याले चमक रहे थे। हमेशा असली आसमान जैसी दिखने वाली जादुई छत चमकते सितारों से भरी थी। हॉगवर्ट्स की नुकीली काली टोपियों की भरमार के बीच से हैरी ने फर्स्ट ईयर के डरे हुए विद्यार्थियों को हॉल में लंबी लाइन में खड़े देखा। उनमें जीनी भी थी, जो लाल रंग की बिजली वालों के कारण आसानी से पहचान में आ गई। पास ही में चश्मा लगाने वाली जादूगरनी प्रोफेसर मैकगोनागल थी। उनके बाल कसकर बंधे थे और वे नए विद्यार्थियों के सामने हॉगवर्ट्स की मशहूर बोलती टोपी स्टूल पर रख रही थी। फटी गंदी और पेवंत लगी ये सदियां पुरानी टोपी हर साल नए विद्यार्थियों को हॉगवर्ट्स के चारों हाउसों, करोड़ द्वार, मेहनतकश, चीलगात और नाग शक्ति के लिए चुनती है। हैरी को इसे पहनने का अनुभव अच्छी तरह याद है। ठीक 1 साल पहले उसने इसे पहनकर इंतजार किया था और वो इसके निर्णय को लेकर दहशत में था कि तभी ये टोपी उसके कान में जोर से बुदबुदाई थी। कुछ भयानक पलों तक तो उसे ये डर सताता रहता कि टोपी उसे नाग शक्ति में भेजने वाली है, जहां से काले जादूगर और जादूगरनियां सबसे अधिक संख्या में निकलते हैं। परंतु अंत में वो गरुड़ द्वार में गया था, जहां रॉन, हरमायनी और बाकी वीज़ली भाई भी थे। पिछले साल हैरी और रॉन की वजह से गरुड़ द्वार ने हाउस चैंपियनशिप जीती थी और 7 साल में पहली बार नाग शक्ति को हराया था। एक बहुत छोटे चूहे जैसे बाल वाले लड़कों को टोपी अपने सिर पर रखने के लिए बुलाया गया। हैरी की नजरें उसके पास से होती हुई वहां पहुंच गई, जहां हेडमास्टर प्रोफेसर डंबलडोर स्टाफ टेबल से चुनने की रस्म देख रहे थे। उनकी लंबी सफेद दाढ़ी और आधे चांद के आकार का चश्मा मोमबत्ती की रोशनी में तेज चमक रहा था। कुछ दूरी पर हैरी को गिलॉय लॉकवर्थ दिखे, जो हल्के नीले रंग का दुशाला पहने थे, और आखिरी छोर पर खिड़की वाला विशालकाय हैग्रिड था, जो अपने प्याले से लंबा घूंट ले रहा था। जरा देखो तो सही, हैरी रॉन से बुदबुदा कर बोला। स्टाफ टेबल पर एक कुर्सी खाली है। स्नेप कहाँ है? प्रोफेसर सिवेरियस स्नेप हैरी के सबसे कम प्रिय शिक्षक थे। हैरी भी स्नेप का सबसे कम प्रिय छात्र था। क्रूर, व्यंग्यात्मक और खुद के हाउस यानी नाग शक्ति के विद्यार्थियों को छोड़कर बाकी सब विद्यार्थियों द्वारा नागपाश किए जाने वाले स्नेप जादुई कार्य का विषय पढ़ाते थे। शायद बीमार होंगे, रॉन ने आह से कहा। शायद हॉगवर्ट्स छोड़कर चले गए होंगे, हैरी बोला, क्योंकि उन्हें एक बार फिर गुप्त कलाओं से रक्षा का टीचर नहीं बनाया गया, या फिर उन्हें निकाल दिया गया हो। रॉन ने जोशीली आवाज में कहा, मेरा मतलब है सब लोग उनसे नफरत करते हैं। या हो सकता है, उनके पीछे से एक बहुत ठंडी आवाज आई, वे ये सुनना चाहते हो कि तुम दोनों स्कूल की ट्रेन में क्यों नहीं आए? हैरी पलटकर घूमा। वहां पर ठंडी हवा में लहरा रहे काले दुशाले में सिवेरियस स्नेप खड़े थे। वे दुबले थे, उनकी चमड़ी पीली तथा नाक मुड़ी हुई थी और कंधे तक झूलते उनके लंबे बाल काले और चिपचिपे थे। इस समय स्नेप ऐसे अंदाज में मुस्कुरा रहे थे जिसे देखते ही हैरी तत्काल समझ गया कि वो और रॉन बहुत गंभीर संकट में फंस चुके थे। मेरे पीछे आओ, स्नेप ने कहा। एक दूसरे की तरफ देखने की हिम्मत भी नहीं करते हुए हैरी और रॉन स्नेप के पीछे पीछे चल दिए।
वे सीढ़ियां चढ़कर घुसते हुए प्रवेश हॉल में गए, जो जलती मशालों के रोशन था। बड़े हॉल से पकवानों की जायकेदार खुशबू आ रही थी, परंतु स्नेप उन्हें गर्मी और रोशनी से दूर सैकड़ों सीढ़ियां की ओर ले गए, जो तहखाने तक ले जाती थी। अंदर सेब ने ठंडे गलियारे के दरवाजे को आधा खोलते हुए इशारा किया। वे कांपते हुए स्नेप के ऑफिस में घुसे। काली दीवारों पर स्लेब बने थे, जिन पर कांच के बड़े मर्तबान रखे थे। उनमें बहुत सी विभत्स चीजें तैर रही थी, परंतु सच तो यह था कि हैरी इस समय उनका नाम भी नहीं जानना चाहता था। अंगूठी बुझी हुई और खाली थी। स्नेप ने दरवाजा बंद किया और उनकी तरफ देखने के लिए मुड़े तो उन्होंने धीमे से कहा, मशहूर हैरी पॉटर और उसके वफादार सहयोगी विज़ली को ट्रेन से आना अच्छा नहीं लगा। यहाँ पर धमाके के साथ आना चाहते थे, है ना बच्चों? नहीं सर, ऐसा किंग्स क्रॉस के बैरियर के कारण हुआ। वो खामोश, स्नेप ने ठंडे लहजों में कहा। तुम लोगों ने कार का क्या किया? रॉन ने थूक गटका। ये पहली बार नहीं था जब हैरी को ये एहसास हुआ कि स्नेप मन की बातें पढ़ सकते थे। बहरहाल एक पल बाद हैरी को इसका कारण समझ में आ गया, जब स्नेप ने आज का संदेह जादूगर अखबार खोला। तुम्हें मगलों ने देखा था, उन्होंने फुटकारते हुए उन दोनों को अखबार की हेडलाइन दिखाई। उड़ने वाली फोर्ड ने मगलों को अचंभे में डाला। उन्होंने ऊंचे स्वर में पढ़ना शुरू किया। लंदन में दो मगलुओं को विश्वास है कि उन्होंने एक पुरानी कार को पोस्ट ऑफिस के टावर के ऊपर उड़ते देखा। दोपहर में नॉरफॉक में अपने कपड़े बाहर डालने के लिए आई मिसेस हेटी वेलिस फ्लेवर्स के मिस्टर एंगल्स फ्लिट ने पुलिस को सूचना दी। कुल मिलाकर 6 या 7 मगलू। मुझे लगता है कि तुम्हारे पिता मगलू वस्तु का उपयोग विभाग में काम करते हैं। वे रॉन की ओर देखकर कुटिलता से मुस्कुराते हुए बोले, और उन्हीं का बेटा। हैरी को ऐसा लगा जैसे उसके पेट में लड़ाकू पेड़ की एक बड़ी शाखा घुस गई हो। अगर किसी को ये पता चल गया कि मिस्टर वीजली ने अपनी कार पर जादू किया था, उसने इस बारे में तो सोचा ही नहीं था। स्नेप ने आगे कहा, पार्क की तलाशी लेने के बाद मैंने ये पाया कि बहुत सी मूल्यवान लड़ाकू पेड़ को काफी नुकसान पहुंचाया गया है। हमने पेड़ को जितना नुकसान पहुंचाया है, उससे कहीं ज्यादा नुकसान उसने हमें पहुंचाया है। रॉन के मुंह से निकला। खामोश, स्नेप ने गुर्राते हुए कहा, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि तुम लोग मेरे हाउस में नहीं हो और तुम्हें स्कूल से निकालने का निर्णय लेना मेरे हाथ में नहीं है। मैं जाकर ऐसे लोगों को बुला लाता हूँ जिनके पास ये सुखद निर्णय लेने की शक्ति है। तब तक तुम लोग यही इंतजार करोगे। हैरी और रॉन ने सफेद चेहरे से एक दूसरे को घूरा। हैरी की मुंह गायब हो चुकी थी। अब उसका जी मचलाने लगा। उसने स्नेप की डेस्क के पीछे रखे शेल्फ पर हरे द्रव्य में रखी बड़ी लिसी चीज की तरफ ना देखने की कोशिश की। अगर स्नेप प्रोफेसर मैगनगल को बुलाने गए थे, जो गरुड़द्वार हाउस की प्रमुख थी, तो उनकी स्थिति कोई खास बेहतर नहीं कही जा सकती थी। वे स्नेप से ज्यादा निष्पक्ष थी, परंतु इसके बावजूद वे बहुत कठोर थी। 10 मिनट बाद स्नेप लौटे और निश्चित रूप से उनके साथ प्रोफेसर मैगनगल ही थी। हैरी ने प्रोफेसर मैगनगल को पहले भी कई बार नाराज देखा था, परंतु यहाँ तो वो भूल गया था कि उसका मुंह कितना पतला दिख सकता था, या फिर उसने उन्हें पहले कभी इतना नाराज नहीं देखा था। उन्होंने अंदर आते ही अपनी छड़ी उठाई।
हैरी और रॉन पीछे हट गए, परंतु उन्होंने छड़ी से सिर्फ खाली अंगूठी की तरफ इशारा किया, जिसमें अचानक आग की लपटें निकलने लगी। बैठो, वे बोली और वे दोनों आग के पास रखी कुर्सियों पर बैठ गए। बताओ, उन्होंने कहा। उनका चश्मा खतरनाक तरीके से चमक रहा था। रॉन ने कहानी बताना शुरू की, जो यहाँ से शुरू होती थी कि स्टेशन के बैरियर ने उन्हें अंदर नहीं घुसने दिया। तो प्रोफेसर, हमारे पास और कोई विकल्प नहीं था, हम ट्रेन में नहीं बैठ सकते थे। तुम लोगों ने हमें उल्लू के माध्यम से चिट्ठी क्यों नहीं भेजी? मुझे यकीन है कि तुम्हारे पास उल्लू है, प्रोफेसर मैकगोनागल ने हैरी से ठंडे लहजे में कहा। हैरी मुंह फाड़े उनकी तरफ देख रहा था। आप जब उन्होंने ये बात कह दी थी तो ये बिल्कुल साफ लग रहा था कि उन्हें यही करना चाहिए था। ये मेरे दिमाग में आया ही नहीं था। जाहिर है, प्रोफेसर मैकगोनागल बोली। ऑफिस के दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी और पहले से ज्यादा खुश नजर आ रहे स्नेप ने उसे खोला। वहां हेडमास्टर प्रोफेसर डम्बलडोर खड़े थे। हैरी का पूरा शरीर सुन्न पड़ गया। डम्बलडोर असामान्य रूप से गंभीर दिख रहे थे। उन्होंने अपनी बहुत मुड़ी नाक के नीचे से उन्हें देखा। हैरी के मन में अचानक ही इच्छा जागी कि काश इस समय भी लड़ाकू पेड़ रॉन और उस पर प्रहार कर रहा होता तो कितना अच्छा होता। एक लंबी खामोशी छाई रही। फिर डम्बलडोर बोले, स्पष्ट कीजिए कि आपने ऐसा क्यों किया। अगर वे चिल्लाते तो हैरी को इतना बुरा नहीं लगता, परंतु उनकी आवाज में निराशा का भाव सुनकर उसे बहुत बुरा लगा। किसी कारण से वो डम्बलडोर से नजरें नहीं मिला पा रहा था और इसके बजाय वो उनके घुटनों की तरफ देखकर बोल रहा था। उसने डम्बलडोर को हर चीज बताई, सिवाय इसके कि मिस्टर विज़ली उस जादुई कार के मालिक थे। उसने ऐसा जताया जैसे उसे और रॉन को स्टेशन के बाहर एक उड़ने वाली कार खड़ी मिल गई थी। वो जानता था कि डम्बलडोर तत्काल असलियत समझ जाएंगे, परंतु डम्बलडोर ने कार के बारे में कोई सवाल नहीं पूछा। जब हैरी ने अपनी बात पूरी कर ली तो वे सिर्फ अपने चश्मे से उन्हें घूरते रहे। रॉन ने हताशा भरे स्वर में कहा, तो हम जाए और हमारा सामान ले आए। प्रोफेसर मैकगोनागल गर्जी, तुम ये क्या बोल रहे हो विज़ली? आप हमें स्कूल से निकाल रहे हैं, है ना? रॉन ने कहा। हैरी ने जल्दी से डम्बलडोर की तरफ देखा। आज नहीं मिस्टर विज़ली, डम्बलडोर बोले, परंतु मैं तुम दोनों को उस गलती की गंभीरता से परिचित करवाना चाहता हूँ जो तुमने की है। मैं आज ही तुम दोनों के परिवारों को खत लिखूंगा। मैं तुम्हें ये चेतावनी भी देना चाहता हूँ कि अगर तुमने दोबारा ऐसी हरकत की तो मेरे पास तुम्हारे निकालने के अलावा कोई और विकल्प नहीं होगा। स्नेप का चेहरा ऐसा दिख रहा था जैसे उसे क्रिसमस मनाने से रोक दिया गया हो। उसने अपना गला साफ करते हुए कहा, प्रोफेसर डम्बलडोर, इन लड़कों ने नाबालिग जादूगरियों के नियमों को तोड़ा है। एक पुराने और बेशकीमती पेड़ को गंभीर नुकसान पहुंचाया है। निश्चित रूप से इस तरह के गंभीर अपराध के लिए इन लड़कों की सजा तय करने का फैसला प्रोफेसर मैकगोनागल के हाथ में है। सीबीरियस, डम्बलडोर ने शांति से कहा, ये उनके हाउस में है और इसलिए उनकी जिम्मेदारी है। वे प्रोफेसर मैकगोनागल की ओर मुड़े। मुझे दावत में वापस जाना है। मिनर्वा, मुझे कुछ नोटिस पढ़कर सुनाना है। आओ सिबेरियस, एक बहुत जायकेदार दिखने वाला कास्टर्ड स्टार्ट करे जिसे मैं चखना चाहता हूँ। अपने ऑफिस से जबरन बाहर ले जाने समय स्नेप ने हैरी और रॉन को बहुत खूंखार निगाहों से देखा। अब वे दोनों प्रोफेसर मैकगोनागल के साथ अकेले थे, जो अब भी किसी गुस्सेल बाज की तरह उनकी तरफ देख रही थी। विज़ली,
बेहतर होगा कि तुम अस्पताल जाओ, तुम्हारे घाव से खून निकल रहा है। ज्यादा चोट नहीं लगी है, रॉन ने कहा और जल्दी से अपनी आंख के ऊपर से घाव को आस्तीन से पूछा। प्रोफेसर, मैं अपनी बहन का चुनाव देखना चाहता था। चुनने की रस्म पूरी हो चुकी है, प्रोफेसर मैकगोनागल बोली। तुम्हारी बहन भी गरुड़ द्वार में है। ओह, ये बहुत अच्छा हुआ, रॉन बोला। और गरुड़ द्वार की बात आई है तो प्रोफेसर मैकगोनागल तेजी से बोली, परंतु हैरी बीच में ही बोल पड़ा। प्रोफेसर, जब हमने कार ली थी तब सब शुरू नहीं हुआ था, इसलिए गरुड़ द्वार के पॉइंट कम नहीं होना चाहिए, प्लीज। उसने बात पूरी करने के बाद चिंता से उनकी तरफ देखा। प्रोफेसर मैकगोनागल ने उस पर पेनी निगाहें डाली, परंतु उसे विश्वास था कि वे पल भर के लिए मुस्कुराई थी। चाहे जो हो, उनका मुंह कम पतला दिख रहा था। मैं गरुड़ द्वार के पॉइंट कम नहीं करूंगी, वे बोली, और हैरी का दिल काफी हल्का हो गया। परंतु तुम दोनों को सजा जरूर मिलेगी। ये हैरी की उम्मीद से कहीं बेहतर था। जहां तक डंबलडोर के डर्सली परिवार को खत लिखने का सवाल था, उसका उसे कोई डर नहीं था। हैरी बहुत अच्छी तरह जानता था कि वे तो इस बात से बहुत निराश होने की लड़ाकू पेन ने उसका कचूमर क्यों नहीं निकाल दिया। प्रोफेसर मैकगोनागल ने अपनी छड़ी दोबारा उठाई और स्नेप की डेस्क की तरफ हिलाई। सैंडविचों की एक बड़ी प्लेट, चांदी की 2 प्याले और बर्फ जले कद्दू के जूस का एक जग खटक की आवाज के साथ वहां प्रकट हो गए। तुम लोग यहाँ पर खा लो और फिर सीधे अपने कमरे में जाओ, वे बोली। मुझे भी दावत में जाना है। जब उनके पीछे दरवाजा बंद हुआ तो रॉन ने एक लंबी धीमी सीटी बजाई। उसने सैंडविच को झपट कर उठाने हुए कहा, मुझे तो लगा था जैसे हमारा काम तमाम हो गया। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलते हैं एक नए कहानी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।